Welcome students. Today we will again continue class 8 Geography chapter 2 Land, Soil, Water and Natural Vegetation and Wildlife Resources. So previously we have already studied about the natural vegetation and wildlife resources. We already have seen that how they important resource for us. So in this class we will discuss about the conservation of natural vegetation and wildlife. तो अब देखते हैं कि इनका कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है. जब भी हम लोग कोई रिसोर्स पढ़ते हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि उसका कंजर्वेशन कैसे किया जाए, बिकॉज ड्यू टू द डिमांडिंग पॉपुलेशन, जो डिमांड पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही है, और उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, उन डिमांड्स की पूर्ति करने या उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रेगुलरली जो नेचुरल वेजिटेशन है या फिर नेचुरल रिसोर्स है उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो गई है, अब ये रिसोर्सेज क्योंकि ये लिमिटेड है, वी नो दैट द रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑन द अर्थ इन अ लिमिटेड अमाउंट. तो जब लिमिटेड है तो क्या होगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे. कुछ रिप्लेनिश होंगे, कुछ नहीं होंगे. जो नहीं हो पाएंगे या इजीली नहीं हो सकते हैं तो उनको कंजर्व करना, उनको बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स सी that how we conserve the natural vegetation and wildlife, because it's very essential resource for us, not for our environment, it's very important for the survival of human being. सो देखते हैं कि अब ये रिसोर्सेज ज़रूरी क्यों है, इनको कैसे बचाया जा सके या ये ख़त्म क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है बचाने का. सो लेट्स बिगिन इट. द फॉरेस्ट आर वाइटल लाइफ ऑन अर्थ. फॉरेस्ट क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है अर्थ पे लाइफ का. सो ओके, दे प्रोवाइड अस विथ कमोडिटीज फ्रॉम टिम्बर टू मेडिकल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स. अब क्या है कि ये जो फॉरेस्ट है ये सिर्फ ना हमें टिम्बर, लकड़ियाँ देते हैं, लकड़ियों से लेकर हर छोटी बड़ी चीज़ें, रॉ मटेरियल्स हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट से लेते हैं. उसके अलावा मेडिसिन तक हमें कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है. बिसाइड दिस, इसके बाद भी दे ऑल्सो प्यूरिफाई द एयर एंड प्रोवाइड हैबिटेट. उसके बाद भी सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो फॉरेस्ट हमारे लिए करते हैं, विच इज़ द प्यूरिफाई द एयर, यानी वो हमारी हवा को साफ करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं जो कि लाइफ गिविंग गैस है. उसके बिना हम अर्थ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं. तो समझ रहे हो ना कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है. एंड देन ऑल्सो प्रोवाइड द हैबिटेट. ये डिफरेंट एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखता है. सो it is estimated that nearly 36 million acre of natural forest are lost each year. यानी हर साल हम कितनी ज़मीन साफ कर देते हैं, 36 मिलियन एकड़ तक की ज़मीन हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर अर्बनाइजेशन, फॉर हाउसिंग एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़. And beside human activity, natural factor also lead to destruction of these vital resources. अब क्या है कि जैसे ह्यूमन एक्टिविटी के अलावा भी नेचुरल तरीके से भी क्या हो रहा है, इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है. लेकिन नेचुरली इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ह्यूमन की वजह से होता है. तो देखते हैं कि नेचुरली भी कैसे होता है. जैसे कि फॉरेस्ट फायर ऑल्सो काउज अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स. The term forest fire is used to signify an uncontrolled fire that break out in wooded area. यानी ये जो फायर है, जंगलों में लगने वाली जो आग है, ये क्या है, ये अनस्टॉपेबल है, अनकंट्रोल्ड है, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. ये जनरली जंगलों में लग जाती हैं. और this would happen because of नेचुरल फैक्टर्स. अब ये भी क्यों होता है, देखो अगेन फॉरेस्ट फायर जरूर अनकंट्रोल्ड है और ये नेचुरल तरीके से लगती है, लेकिन फिर भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी.
ओके, समटाइम द लाइटनिंग काउज फायर, कभी कभी क्या होता है कि बिजली गिर जाने से भी आग लग जाती है, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल काउज, ये एग्जांपल हो सकता है नेचुरल काउज का। उसके अलावा सिमिलरली द केयरलेस एटीट्यूड ऑफ पीपल ऑल्सो लेड, अब क्या होता है कि कभी कभी लोग जंगलों में घूमने जाते हैं, कैंपिंग करने जाते हैं, और हम अपने लिए आग लगाते हैं और बाद में उस आग को बुझाना भूल जाते हैं, या फिर किसी भी तरीके से हम क्या करते हैं वहाँ पे लाइटर या और भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से लकड़ियाँ सूखी होती हैं, सूखी लकड़ियों में आग लग जाने की वजह से क्या होता है, कई बार इस तरह की छोटी छोटी ह्यूमन एक्टिविटी से भी जंगलों में आग लग जाया करती है। Often, local people also set fire to clear the land for use, और कभी कभी जो फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले किसान होते हैं, यानी फॉरेस्ट के आसपास बसे गांव में जो किसान रहते हैं, वो क्या करते हैं कि कभी कभी खेती करने के लिए जंगलों की अपने एरिया को साफ करने के लिए आग लगा देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, आग जैसे ही फैलती है ये जंगलों में भी लग जाती है। तो दिस rapid forest loss is having devastating consequence on the environment as well as wildlife। अब इसकी वजह से, अब ये जो डिस्ट्रक्शन होता है इसकी वजह से ना सिर्फ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता है, जबकि हमारा पूरा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, और इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारे वाइल्ड लाइफ पे पड़ता है। इन प्रीवियस वीडियो I have already said that कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये क्या करते हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट देती है, यानी इनको घर देती है रहने के लिए, और जब हम इन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं इट मीन्स हम वाइल्ड लाइफ का, यानी जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ही हमने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस वजह से वाइल्ड लाइफ पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा और कुछ फैक्टर्स हैं जो देख लेते हैं हम लोग। ओके, फैक्टर फर्स्ट वन इज द डिफॉरेस्टेशन। अब क्या है, एक्सटिंक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके रीजन क्या क्या है। पहला है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध तरीके से लकड़ियों को काटते जा रहे हैं, जंगल का सफाया करते जा रहे हैं, नतीजा क्या होगा, जंगल खत्म हो रहे हैं, एनिमल्स के जो नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल भी दिया था जैसे पांडा एंड पांडा, लायन एंड मेनी मोर। ओके, उसके अलावा अब क्या होगा, जैसे ही डिफॉरेस्टेशन होगा, देखो जंगल को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल का इरोजन होगा। बिकॉज अगर हम पेड़ काटेंगे, और पेड़ क्या करती हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो हमेशा सॉइल को पकड़ के रखती हैं अपनी जगह पे, तो जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो सॉइल क्या है, फ्री है इरोजन के लिए, यानी वो पानी के साथ आसानी से बह जाएगा। जब बहुत आंधी तूफान आएगा तो उसके साथ वो हवा में उड़ जाएगा, तो इरोजन आसानी से होगा, तो सॉइल इरोजन होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अब क्या होता है, जब हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं तो हम अगर जंगल है, हमें घर बनाना है, बिल्डिंग्स बनानी है, हम क्या करते हैं, पेड़ काट देते हैं, जंगल खत्म कर देते हैं। तो इसकी वजह से ना सिर्फ फ्लोरा जबकि फोना, यानी ना सिर्फ नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। इसका एग्जाम्पल है मुंबई, महाराष्ट्र। ये हमेशा सुनने में आता है कि महाराष्ट्र में मुंबई में कभी कभी रात को सड़कों पे तेंदुओं को देखा जा सकता है, या जैगुआर्स को देखा जा सकता है। ऐसा क्यों है, बिकॉज उन्होंने पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को कहाँ बना दिया, जंगल में बना दिया। तो वो एनिमल्स कहाँ जाएंगे, उनकी हैबिटेट क्या होगी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। एंड नेक्स्ट वन इज द फॉरेस्ट फायर विच आई एक्सप्लेन ऑलरेडी। फॉरेस्ट फायर जब क्या होता है कि जंगल में लकड़ियां सूख जाती हैं, ठीक है, गर्मियों का मौसम, और हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, डिफॉरेस्टेशन द मेन रीजन ऑफ होल डिस्ट्रक्शन। जब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और इसकी वजह से, इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से बारिश नहीं होगी टाइम पर, गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा, इन्वायरमेंट ज़्यादा गर्म होगा। तो गर्म इन्वायरमेंट में जब सूखी लकड़ियां आसानी से टकराएंगी, उस गर्मी की वजह से क्या होगा, आसानी से जंगल में आग लग जाएगी, जो फॉरेस्ट फायर का रूप ले लेती है, जो कि अनस्टॉपेबल, अनकंट्रोल्ड होती है। इसका एग्जाम्पल रिसेंटली हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला था।
कुछ दिन पहले। उसके बाद नेक्स्ट वन इज सुनामी। और कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा इन्वायरमेंट अनकंट्रोल्ड हो चुका है तो लैंडस्लाइड, अब क्योंकि पेड़ काट दिया तो सॉइल इरोजन होगा, सॉइल अपनी जगह से खिसकेगा, वो सॉइल ढीला हो जाएगा तो लैंडस्लाइड भी होगा। और कभी कभी समुद्री किनारों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से सुनामी भी आ जाती है। ठीक है, सपोज दैट अगर ये एक माउंटेन रीजन है और यहाँ पे ओशियन है, ठीक है, और फिर यहाँ एक कंट्री है, तो क्या होगा अगर इस एरिया के पेड़ जो है हमने काट दिए तो नतीजा क्या होगा, ये पूरी की पूरी सॉइल ढीली हो गई और ये पूरी सॉइल बह के कहाँ जाएगी, इस ओशियन में। नतीजा पानी ऊपर उठेगा और एज अ सुनामी क्रिएट होकर इस लैंड पे आएगा। तो इस तरह से लैंडस्लाइड और सुनामी क्रिएट होती हैं। ओके, next one is the leading cause which is poaching of animal. Okay, poaching क्या है अब ये देखते हैं। एक और रीजन है हंटिंग। तो हंटिंग में क्या होता है, हम डायरेक्टली किसी एनिमल को देखा और अपने शौक के लिए उसका शिकार कर लिया, उसे मार डाला। लेकिन पोचिंग जस्ट लाइक किडनैपिंग। ओके, हम क्या करते हैं कि हम एनिमल को एक ट्रैप में पकड़ लेते हैं, देन उसको उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए, जैसे उनके टिथ के लिए, उनके हॉर्न के लिए, उनकी स्केलेटन के लिए, उनके स्किन के लिए हम फिर उन्हें मार डालते हैं। और उसके बाद उनके जो बॉडी पार्ट्स होती हैं उनको इलीगल तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाता है। ठीक है, इलीगल तरीके से उसको बेच दिया जाता है। तो विच इज द पोचिंग, जिसके लिए काफ़ी सारे रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं। सो द वाइल्ड लाइफ इज अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। हमने समझ लिया डिफॉरेस्टेशन की वजह से कैसे इनका नेचुरल हैबिटेट खत्म हो जाता है। एट द सेम टाइम वाइल्ड लाइफ ऑल्सो डायरेक्टली चैलेंज बाय ह्यूमन। हम और ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमन भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ को खत्म करते जा रहे हैं। पोचिंग इज अ इनलीगल हंटिंग, यानी हंटिंग, किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल। ठीक है, एज आई से जस्ट लाइक किडनैपिंग। तो हम क्या करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं, उनको मार डालते हैं और फिर उनकी बॉडी पार्ट्स को इलीगल तरीके से बेचते हैं, विच इज द पोचिंग। ओके, दिस ह्यूमन एक्टिविटी हैज लेड टू अ शार्प डिक्लाइन ऑफ आवर वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। और ये सबसे बड़ा रीजन है जानवरों के खत्म होने का। जैसे हम देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस व्हेन ब्रिटिशियर्स आर लिव इन इंडिया, तो उस वक्त हम लोग क्या करते थे, जो राजा महाराजा होते थे वो अपने शिकार, अपने शौक के लिए जानवरों को मार दिया करते थे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था कि टीपू सुल्तान का नाम टाइगर ऑफ मैसूर क्यों रखा गया। हमने पढ़ा था कि एक फ्रेंच फ्रेंड के साथ वो घूमने जाता है और अचानक से ही शेर को देखता है और बिना किसी वेपन के शेर का शिकार कर लेता है, इसलिए उसका नाम पड़ा टाइगर ऑफ मैसूर। तो अब हम क्या करते थे, अपने शौक के लिए जानवरों को मारते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये चीजें क्या कन्वर्ट हो गई पोचिंग में। यानी इसके बाद जानवरों के बॉडी पार्ट्स के इलीगल तरीके से ट्रेडिंग करने हमने करना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक वास्ट रीजन था डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ का। सो पोचिंग इज डन फॉर वेरियस रीजन, अलग अलग रीजन से होता है। क्यों? एनिमल प्रोडक्ट सच एज हाइड, यानी उनकी स्किन के लिए, आइवोरी, हॉर्न, टिथ, फेदर्स, बोन आर ट्रेड। पोचिंग इज ऑल्सो डन फॉर मीट, कभी कभी ये मीट के लिए भी होता है। सम एनिमल विच हैज फ्रीक्वेंटली पोस्ट लाइक डियर, बियर, एलिफेंट, कुछ ऐसे एनिमल है जिनको लगातार मारा जा रहा है, जिसमें कौन कौन से है, डियर है, हिरन है, बियर यानी भालू, एलिफेंट्स हाथी, हम लोग जानते हैं सबसे वेल नोन एनिमल है जिसको उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है, एंड स्नो लेपर्ड, इनके स्किन के लिए मारा जाता है, टाइगर्स को भी स्किन के लिए मारा जाता है, क्रोकोडाइल्स को भी, पिकॉक्स इनके फेदर्स के लिए, मस्क डियर, ग्लैंड
सेक्रेशन इज यूज टू मेकिंग कॉस्मेटिक, यानी इनका जो इंटरनल बॉडी पार्ट का जो सेक्रेशन होता है उसको कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है और इसलिए उन्हें मार दिया जाता है. ओके, बिसाइड दिस बियर स्किन, एलिफेंट टस्क, rhino horn, tiger, snake and leopard's skin, bird feather are traded. So the nest of swiftlet bird are used to make soup, यानी कुछ बर्ड्स को मार दिया जाता है सूप वगैरह के लिए. उसके अलावा मैंगोज आर हंटेड फॉर देयर ब्रिस्टल्स. अब ब्रिस्टल्स क्या है? ये इनके बाल हैं, ठीक है, जिसको पेंट ब्रश बनाने के लिए यूज किया जाता है. ओके, ब्रिस्टल एंड टर्टल फॉर देयर मीट, टर्टल्स को उनके मीट के लिए मार दिया जाता है. तिब्बतियन एंटीलूप्स वूल शॉल के लिए मार दिया जाता है एंटीलूप्स को, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, जिनका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है. ओके, मेनी. अब क्या है कि इनको बचाने के लिए क्या किया गया, ठीक है. अब देखते हैं कि इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट ने देखा, क्योंकि हमारे पास जो फ्री ऑफ फॉरेस्ट है वो नहीं है, और अगर है भी तो उसमें क्या हो रहा है, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिवास्टिंग डिस्ट्रक्शन हो रहा है वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन का. तो सो दैट गवर्नमेंट ने जितने भी फॉरेस्ट थे उन सबको या तो रिजर्व कर दिया और या तो फिर नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व में चेंज कर दिया ताकि वो सेफ रह सकें. सो मेनी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल vegetation and wildlife. Government has launched many awareness program to encourage people to participate conservation of natural resources. For example, Van Mahotsava is celebrated in India by planting trees. अब क्या है कि गवर्नमेंट ने देखा कि चलो ठीक है, जो फॉरेस्ट है उसको हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व इन सब में चेंज तो कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम सोसाइटी में कोई चेंज करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अवेयर द पीपल अबाउट इट. सो तो गवर्नमेंट ने लोगों को अवेयर करने के लिए, इनकरेज करने के लिए क्या किया, वन महोत्सव का आयोजन करना स्टार्ट किया, जिसमें लोगों को प्लांटेशन के बारे में सिखाया जाता है, अवेयर किया जाता है कि कैसे प्लांट्स को ग्रो किया जाए, या प्लांट्स को ग्रो करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. ओके, मेनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉ एंड टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट पोचर. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बना रखे हैं पोचिंग को लेकर के. इवन इन इंडिया, किलिंग ऑफ एनिमल लाइक लायन, टाइगर, डियर एंड पीकॉक इज कंसीडर सीरियस क्राइम एंड पनिशेबल बाय लॉ. यानी हमारे इंडिया में भी इन एनिमल्स को मारना एक पनिशेबल क्राइम है, बिकॉज पीकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है. एंड अभी हम लोग देखते हैं जैसे प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह काफ़ी सारा लॉन्च किया गया, बहुत ज़्यादा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की तरफ से काफ़ी सारा प्रोग्राम इसमें लॉन्च किया गया. काफ़ी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया ताकि लोग अवेयर हो सके और हम इन एनिमल्स को बचा सकें. ओके, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री, हैंस दे बीइंग sensitized toward these subject from their primary classes. अब क्या है, क्योंकि आज जो बच्चे हैं वही कल बड़े हो जाएंगे, तो जब वो बड़े होंगे तो उन्हें भी सोसाइटी में रहना है. सो दैट इट वेरी नीडेड टू अवेयर देम. बहुत ज़रूरी है कि तुम बच्चों को भी क्या किया जाए, अवेयर किया जाए इस बारे में कि कैसे ये जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, रिसोर्स है, ये हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट है. अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो इनके साथ साथ शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो मानव सभ्यता है, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी. यानी हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे मेंटेन आवर इकोसिस्टम, दे प्रोवाइड अस मेनी थिंग, मेनी रिसोर्स. Then how can we survive without them? So that we need to aware on this topic. So let's begin. CITES. अब ये क्या है देखते हैं. देखो, कंजर्वेशन मेथड्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व बनाएंगे. ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल, फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव.
ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया गवर्नमेंट से। एंड लॉ ऑन ट्रेड एंड पोचिंग ऑफ बर्ड एंड एनिमल, यानी जानवरों के इनलीगल शिकार और उनके बॉडी पार्ट्स को बेचने को लेकर स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन बनाए गए। उसके अलावा अब क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है, CITES, कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild flora and fauna, यानी ना सिर्फ एक कंट्री के लेवल पर जबकि पूरी दुनिया के लेवल पर, पूरे वर्ल्ड के लिए एक ऐसा रूल बनाना, कुछ ऐसे एनिमल्स को लिस्टेड करना जिनको पूरी दुनिया में मारना या उनका शिकार करना या उनकी ट्रेडिंग करना पूरी तरह से बैन लगा दिया गया, पूरी तरह से इलीगल बना दिया गया। देखते हैं ये क्या है। ओके, देखो ये प्रोहिबिटेट करता है ट्रेड एंड सी इफ इट डज नॉट थ्रेटन टू सर्वाइव, यानी ये देखता है कि अगर वो मरने की कगार पर आ गए, यानी वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ गए हैं, जैसे अब वो अर्थ पे खत्म होने वाले हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उनको कंजर्व किया जाए। तो वैसे 5000 यानी 5000 एनिमल स्पीशीज और 28,000 प्लांट स्पीशीज को क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया है और इन सब को प्रोटेक्शन दिया गया है थ्रू द CITES। ओके, एग्जाम्पल है बियर, डॉल्फिन, कैक्टी एक कैक्टस है, ठीक है, कोरल और ऑर्चिड्स एंड एलोज। देखते हैं बुक में ये क्या है। ओके, मेनी कंट्रीज have law on protection of endangered animal and plant within their own countries, but this trade is not restricted to domestic market. Okay, people for their own benefit export, import such animal, plant from different country। अब क्या है कि हमने जो रूल रेगुलेशन बनाए वो सिर्फ अपनी कंट्री के लिए बना दिया कि हमारी कंट्री में जानवरों को मारना मना है, उनका पोचिंग करना भी एक इलीगल ऑफेंस है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वहीं शायद किसी दूसरी कंट्री में ऐसा ना हो, उनके रूल रेगुलेशन कुछ और हो, हमारे रूल रेगुलेशन कुछ और हो। तो क्या होता है, जो ये पोचर्स होते हैं ये जनरली सपोज दैट अगर इन्होंने इंडिया से एक टाइगर का शिकार किया तो उस टाइगर के बॉडी पार्ट्स जो होंगे इंडिया में नहीं किसी और कंट्री में बेचे जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए, इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रोकने के लिए क्या किया गया, द लोकल लॉ, सॉरी ठीक है, द लोकल लॉ in case do not work against them because the trade in wild animal and plant cross border international countries, ठीक है। CITES is an international organization which has been formed to ensure international trade in specimens of wild animals and plant do not threaten their survival, यानी वो देखता है कि इस तरह की जो ट्रेड्स हो रहे हैं कहीं इनकी वजह से कोई एनिमल पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे तो नहीं आ गया, और अगर आ गया है तो इमीडिएटली उसको आइडेंटिफाई करके रोका जा सके। मोर देन 175 कंट्रीज नाउ द पार्ट ऑफ CITES and India is also a part of this, okay। And okay, there is a activity national park। So नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब इसमें क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। नेशनल पार्क इज अ रिजर्व ऑफ नेचुरल और सेमी नेचुरल लैंड डिक्लेयर्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट दैट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एनी डेवलपमेंट लाइक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। On the other hand, the wildlife sanctuary is a space which is set aside exclusively for wild animal. Government create a sanctuary for the purpose of protecting endangered species. However, the wildlife sanctuary may also be established for the purpose of maintaining the natural environment for the wildlife like Holangapar Gibbon Sanctuary in Assam
अब क्या है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है कि नेशनल पार्क जो है वो एक ऐसी रिजर्व है या सेमी नेचुरल जगह है जो कि गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, जहाँ किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन, जहाँ किसी तरह की किसी भी तरह का जो एक्सटर्नल वर्क होता है वो करना मना होता है, यानी बाहरी इंटरफेयर मना है। वहाँ लोग अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते हैं, ठीक है, विदाउट द गवर्नमेंट परमिशन। अब यहाँ हर तरह के एनिमल्स रहते हैं अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे स्ट्रिक्टली ऐसा स्पेस बनाया जाता है जो कि सिर्फ इंडेंजर एनिमल्स के लिए हो। उसके बाद अब क्या है, एक और चीज़ है रिजर्व फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट ऐसी जगह होती है जो कि बेसिकली गवर्नमेंट द्वारा रिजर्व कर दी जाती है, लेकिन वहाँ पे जो आसपास के जो ट्राइबल या जो विलेजर्स होते हैं वो ग्रेजिंग, एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए या कभी कभी लकड़ियाँ काटने के लिए फॉरेस्ट में जा सकते हैं, लेकिन पेड़ों को पूरी तरह से काटना और एनिमल्स का हंटिंग उसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है, सच एज सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट। Okay, the chapter has been completed. In this chapter we have already seen that how the land resource is very important for us. Then after that we have seen about the soil resource, then water resource, then the wildlife and natural vegetation, and how we conserve all those resources. Okay, in next video we will solve some MCQs, fill up through the new video. Okay.